तक नहीं कर पाए हो सबने? एनी डाउट? एनीवन हैविंग डाउट्स? सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। नहीं है? आगे बढ़े? चलो फिर आगे ही बढ़ते हैं। चलिए, तो आज अपन बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, राइट? काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगेन बिकॉज थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को, तो पेपर में क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, लेकिन बच्चे टफ लगने के कारण छोड़ देते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि सर जितना पेपर में ये मतलब इजी आता है, काफी इजी आता है, मतलब जितना आप लोगों को टफ लगता है उससे कहीं ज्यादा इजी आता है। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को कर ले, क्योंकि स्कोरिंग है तो दो ऑन एवरेज 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अपन बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की, राइट? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन से पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पीरियडिक मोशन की। व्हाट इज पीरियडिक मोशन? ठीक है, तो आई गेस सबको ही पता होगा पीरियडिक मोशन दैट रिपीट्स सर आफ्टर। हाँ जी बेटा। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है बेटा? कामाक्षी सर आपके एंड क्लियर पे है थोड़ा सा आपकी इश्यू हो स्क्रीन सकता है भी। नेटवर्क का। ठीक है, क्योंकि इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो एक बार रीजॉइन कर लो, आई गेस बेटर हो जाएगा। चलिए, तो हम बात कर रहे थे पीरियडिक मोशन की। ठीक है, पीरियडिक मोशन मतलब दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो आप बोलते हो कि जो मोशन बार बार रिपीट हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन। ठीक है, अब जो टाइम इंटरवल है जिसके बाद वो फिक्स इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रहा है, उस टाइम इंटरवल को हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ द पीरियडिक मोशन। ठीक है, जैसे कि आप कोई भी बात कर लो कि सर एक अर्थ का रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, आफ्टर आप बोलते हो 365 days it gets repeated, right? 365 days is the time period of the motion, and similarly the earth rotation on its axis, अपनी एक्सिस पे जो अर्थ रोटेट कर रही है ना, उसका टाइम पीरियड अगर देखें तो 24 आवर्स के अराउंड है। तो आप बोलोगे कि सर इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं पीरियडिक मोशन। अब पीरियडिक मोशन में भी एक स्पेशल मोशन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है सर? वो पीरियडिक तो है ही, बट साथ ही साथ एक पूरा ऐसा सर्कल कंप्लीट ना करके वो एक पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो करता है। टू एंड फ्रो मतलब आगे एंड पीछे। एक पोजीशन के अबाउट आगे जाता है, फिर वापस उस पोजीशन पे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर उतना ही आगे उस पोजीशन पे आता है, उतना ही आगे आता है। तो इस तरीके से ये चलता है, उसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। एंड ऐसे टू एंड फ्रो मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के लिए जनरल आप बोलोगे इक्वेशन होती है। ऑसिलेटरी मोशन के लिए हमेशा ध्यान रखें f इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर, वेयर n की वैल्यू 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ध्यान रखेंगे कि सर कोई भी ऑसिलेटरी मोशन के लिए ये जनरल इक्वेशन होती है f इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n, वेयर x क्या है? x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। जिस पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन हो रहा होता है उस पोजीशन को हम मीन पोजीशन बोलते हैं। कौन सी पोजीशन बोलते हैं? मीन पोजीशन। एंड जो x है वो बेसिकली क्या है सर? उस मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इट मींस अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा होगा, तभी ऑसिलेटरी मोशन पॉसिबल है। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन के लिए एक मस्ट कंडीशन है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, फोर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। If the displacement in the negative direction, force in the positive direction, ये कंपलसरी कंडीशन है ऑसिलेटरी मोशन की। अब ऑसिलेटरी मोशन का भी एक स्पेशल केस होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये इसी का एक स्पेशल केस है। आप बोलोगे ऊपर वाले केस में जब n की वैल्यू को 1 रख देंगे, जब इस वाली इक्वेशन में आप बोलो n की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो आप बोलोगे f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ के एक्स हो जाएगा।
तब आप बोलोगे जो मोशन होगा वो कैसा होगा, दैट मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एफ की वैल्यू आपको पता है माइनस के एक्स के बराबर होगी। आप बोलोगे एक्सेलरेशन क्या होता है सर, एक्सेलरेशन होता है एफ बाय एम दैट इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इनटू एक्स। ठीक है, तो बेसिकली आप बोलोगे एक्सेलरेशन का जो इस फॉर्मेट में अगर आप बोलते हो कि रिप्रेजेंटेशन हो रहा है तो आप बोलोगे इसका मतलब सिस्टम मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं एक्स ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो मतलब ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है सर, के बाय एम के। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, के बाय एम। तो आप बोलते हो कि सर हम जनरली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर के एक्स के फॉर्मेट में लिख देते हैं ऐसे मोशन को रिप्रेजेंट करने की ये जनरल इक्वेशन। एक्सेलरेशन को आप कई तरीके से लिख सकते हो सर, एक एक्सेलरेशन को लिखने का तरीका होता है d2x by dt स्क्वायर। डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तो आप दैट कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो आप बोल सकते दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ एसएसएम। इसको बोलते हो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएसएम, मतलब एक्स और टी का कोई भी फंक्शन होगा अगर वो एसएसएम है तो आप बोलोगे सर वो इस फॉर्मेट में जरूर आ जाएगा, तभी आप बोलोगे कि वो एसएसएम को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है ये, सेकंड ऑर्डर। जिन्होंने मैथ्स ले रखा होगा उनको थोड़ा सा आइडिया होगा कि सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो भी सेकंड ऑर्डर। इसको सॉल्व करना आना हमारे लिए जरूरी नहीं है, बट हाँ हम बता दे रहे हैं इसका जो सोल्यूशन बनते हैं। सोल्यूशन मतलब एक्स की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी होगी, तो वो जो सोल्यूशन होते हैं जनरली वो कुछ इस फॉर्मेट में होते हैं, या तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। इस फॉर्मेट में आते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन दिस मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, बिकॉज़ साइन और कॉस के जो फंक्शन होते हैं हम उनको हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। तो ऐसे फंक्शन जिनका डिस्प्लेसमेंट एक हार्मोनिक फंक्शन में रिप्रेजेंट किया जा सके, ठीक है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं, सॉरी एसएचएम बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक। इसमें कुछ चीजें और ध्यान रखने वाली बात होती है कि सर ऐसे कई सारे फंक्शन, तो उसमें तो सबसे पहली बात है कि सर इसमें जो साइन की पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। साइन की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, जो साइन की पावर 1 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो सके, पहली चीज। दूसरी बात आप बोलोगे सर फ्रीक्वेंसी कैसे होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एक यूनिक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर ये दो तीन फंक्शन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है तो सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए तो ही एसएचएम बनेगा। ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग फंक्शन का समेशन है, कॉम्बिनेशन से एक मोशन रिप्रेजेंट कर रहे हो, दोनों आपके इंडिविजुअली कैसे हैं, सिंपल हार्मोनिक है, बट दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। अब इसमें देखेंगे इन सब का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल है। देखो आप बोलते हो कि सर ये जनरली अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा मोशन होता है, x इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस ए और x इक्वल टू माइनस ए। कोई भी बॉडी इन दो पोजीशन के बीच में ऐसे आप बोल सकते ऑसिलेट कर रही होगी। x इक्वल टू जीरो को हम बोलते हैं मीन पोजीशन, इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। प्लस ए और ये जो जो पोजीशन है इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। प्लस ए हो या माइनस ए, दोनों को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, आप बोलते हो कि सर ए जो है, ए को हम इसलिए एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ए क्या है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे जो ए है इस इक्वेशन में उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, प्लस ए और माइनस ए मतलब इस डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर इसके नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए की बराबर होगी। ए से ज्यादा आगे नहीं जा सकता। इसमें आप बोलोगे ये जो पोर्शन होता है, ये पूरा आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं फेज।
इसको क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। इसको बोलते हैं फेज, और ये जो फाई है, फाई को बोलते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज का मतलब जब टी इक्वल टू जीरो रख दो, टी इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये वाली क्वांटिटी जीरो जाएगी, और टी इक्वल टू जीरो पे जो फेज की वैल्यू होती है उसको इनिशियल फेज बोलते हैं, ठीक है। ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा के जो आपके रिलेशन है वो आपको पता चाहिए 2 पाई एफ या फिर 2 पाई बाय टी। फिर टी क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, टी क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ द मोशन होगा, और आपको पता है एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और इनके रिलेशन कितना होता है, 2 पाई एफ बोल दो या फिर 2 पाई बाय टी बोल दो। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है या आप बोल सकते हैं इनके नोटेशन हैं जो आपको पता होने चाहिए, कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है। इसमें कहीं कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट में फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट्स? चलिए स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। No, sir. चलिए नाउ अब हम बात करते हैं, हम जनरली क्या बोलते हैं, x इक्वल टू a sin ओमेगा t, फाई की वैल्यू जीरो मान ली, मतलब t इक्वल टू जीरो पे ये x इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा होगा। अब जरा हम अलग अलग टाइम पे कुछ रिलेशन पता कर लेते हैं, अच्छे से समझना, ये यही एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये x इक्वल टू जीरो है, ये x इक्वल टू a है, और ये x इक्वल टू माइनस, ठीक है। t इक्वल टू जीरो पे जब t की वैल्यू जीरो रखोगे, जब t की वैल्यू जीरो रखोगे तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, बिकॉज ये साइन जीरो हो जाएगा। मतलब आप बोलते हो सर ये t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ था, अगर आपने ये फंक्शन साइन ओमेगा t के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है सर। मैंने कहा सर अगर आप पहला, ठीक है, मैंने कहा अगर x की वैल्यू a/2 लाना है, ठीक है, तो आप x की वैल्यू a/2 कब आएगा, आप रख के देखो a/2 कब आएगा, जब ये वैल्यू 1/2 हो जाएगा। इसको 1/2 बोलोगे तो x की वैल्यू a/2 आ जाएगा। इसका मतलब ओमेगा टी जो है, ओमेगा टी की वैल्यू 1 ओमेगा टी कितना होती है, 30 डिग्री, 30 डिग्री का मतलब होता है π/6। ओमेगा को आप जानते हो वैल्यू कितना होता है, ठीक है, ओमेगा को हम 2π/t बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जब निकालोगे तो चलो है, मैंने कहा सर इसका मतलब फेज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, π/6 होनी चाहिए। तो जब आप बोलोगे सर यहाँ पे x इज इक्वल टू a/2 पर आ रहे हैं, वो ध्यान रखना, आप बोलते हो सर ये पार्टिकल यहाँ से जा रहे हैं, जब आप यहाँ पर आ रहे हो तब आप क्या बोल रहे हो, अब यहाँ पे फेज कितना है, ध्यान रखना, फेज की वैल्यू बता रहा हूँ, दैट इज π/6। ये तो फेज है, ओमेगा टी क्या है, फेज है, ठीक है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, हाँ सर इधर की तरफ जा रहे हो, आप बोलोगे कि सर जब ओमेगा एक्स की वैल्यू प्लस है, जब एक्स की वैल्यू प्लस आएगी तब आएगी जब साइन का जो वैल्यू है वो 1 आ जाए। 1 कब आएगा, जब ओमेगा टी किसके बराबर हो जाएगा, π/2 के बराबर हो जाएगा। मतलब ये पार्टिकल जब यहाँ पहुंचेगा तब आप बोलोगे इसका फेज कितना होगा, π/2 होगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना चाहिए। अब ये पार्टिकल यहाँ से वापस जाएगा, मैं वापस को यहाँ से, मैंने कहा सर वापस यहाँ पर देखो एक बार a/2 पर आएगा, जब आप वापस की बात करोगे तो फिर से प्लस a/2 कब आएगा, आप बोलोगे अब ओमेगा टी की वैल्यू 150 डिग्री, 150 डिग्री का मतलब होता है 5π/2। ध्यान रखें ये 150 डिग्री पर भी आप बोलते हो कि साइन की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो आप बोलोगे फिर यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 5π/6। इन दोनों में डिफरेंस देख लो क्या है,
सर ये दोनों ही a/2 वाली बात है, लेकिन जब ये π/6 है तब मैंने बोला ये पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है, और जब π/6 है तो ये पार्टिकल इधर की तरफ आ रहा है। डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों की अलग अलग है, दोनों सेम पॉइंट पर हैं। दोनों कैसे हैं? सेम पॉइंट पर हैं। तो आप बोलोगे दोनों के सेम फेज होने चाहिए, नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप बोल सकते हो कि सर दोनों सेम पॉइंट पर तो हैं बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हैं, तो दोनों के फेज भी अलग अलग हैं। ठीक है, मैं कहा फिर वापस से देखो ये x=0 पे कब आएगा सर? जब वापस से x=0 पर आएगा तब आप बोलोगे ओमेगा टी कितना हो चुकेगा सर? इसका पाई हो चुका होगा 180 डिग्री से। तो सर यहाँ पे आप बोलोगे सर इसका फेज कितना हो जाएगा? पाई। मैं कहा और आगे जाएगा, फिर आप बोलोगे यहाँ पे -π/2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? सर यहाँ पे आप बोलोगे x की वैल्यू -a/2 आएगा, सॉरी कितना आएगा? -a/2 आएगा सर, बिल्कुल आएगा। तो आप बोलोगे सर x की वैल्यू -a/2 कब आएगी? ठीक है, जब आप बोलोगे ओमेगा टी की वैल्यू आएगी 7π/6। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर जब ये पार्टिकल यहाँ जा रहा होगा तब 7π/6 आएगा। फिर आप बोलोगे यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे बोलोगे तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तब आप आएगा 3π/2, 270 डिग्री पे साइन -1 होता है। फिर यहाँ से वापस जाएगा तो फिर यहाँ आएगा, यहाँ 7π/6 था, ठीक है, यहाँ पर 7π/6 था, तो आप बोलोगे अब यहाँ पे 11π/6 होगा। और जब यहाँ पे वापस आएगा तो फिर से कितना हो जाएगा? 2π हो जाएगा, बस साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और वापस से अभी ये साइकिल रिपीट हो जाएगी। तो ये जो फेज की वैल्यूज हैं अलग अलग पॉइंट पे, ये फेज की वैल्यू हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हमें पता होनी चाहिए ये फेज की अलग अलग वैल्यूज के बारे में भी, है ना? आप क्या बोलोगे सर? अलग अलग पॉइंट पे जो वैल्यूज हैं वो हमें काफी अच्छे से पता होना चाहिए कि फेज की वैल्यू किस पॉइंट पर कितनी होती है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम फेज को रिलेट नहीं कर पाते सर, मैंने कहा अगर आप फेज को इस तरीके से समझोगे तो बहुत ही ईजी है। ठीक है, गलती से लोग क्या सोचते हैं कि सर यहाँ पे 0 है, यहाँ π/2 है, तो a/2 पे π/4 होगा। a/2 पे π/4 नहीं होगा, जब a/√2 होगा तब π/4 होगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्या लगता है ये 0 ये π/2 है तो 45 डिग्री पे क्या होना चाहिए? a/2 होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैंने कहा जरा टाइम के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लें, अलग से दूसरे ग्राफ में समझ लेते हैं, दूसरे फिगर में समझ लेते हैं। ठीक है, मैं कहा जरा टाइम से रिलेशन भी देख लेते हैं। मान लो t=0 पे ये पार्टिकल यहाँ से चला, अब जरा देखो जब ये a/2 पर पहुंचा तो कितना टाइम लग गया? मैंने कहा ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है? π/6। ठीक है, आपको पता है कि पूरी साइकिल में टाइम कितना लगता है? कैपिटल टी के बराबर लगता है। कितना लगता है? कैपिटल टी। टाइम पीरियड कितना है? टी, कैपिटल टी। तो ओमेगा की वैल्यू रख दो, ओमेगा कितना रख दोगे आप? 2π/t रख दोगे ओमेगा। जब आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि सर जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचा होगा तब ऑलरेडी टाइम कितना होगा? t/6 होगा। कितना होगा? t/6। टोटल साइकिल का 1/6 कहाँ पर? जब ये a/2 पर पहुंचा होगा। मैंने कहा सर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये टोटल टाइम तो कितना हो चुका होगा? सर यहाँ से यहाँ टाइम लगेगा t/12, यानी कि यहाँ पे जब आप पहुंचे होगे तब आप बोलोगे सर t/4 साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, देखिए भाई साहब, यहाँ से यहाँ जाने में लगा t/6, यहाँ से यहाँ जाने में लगा t/12, ऐड करके देखो किसके बराबर आएगा? t/4 के बराबर आएगा। ठीक है, तो 1/4 साइकिल देखो, ऑब्वियसली 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दोगे साइकिल को तो यार 1/4 साइकिल कंप्लीट होगी, इसलिए आंसर कितना आएगा? t/4। वेरी गुड। मैंने कहा ऐसे ही आप वापस यहाँ से यहाँ आएगा तो फिर से आप बोलोगे t/12 टाइम लगेगा और यहाँ से आने में फिर से t/6 टाइम लगेगा, मतलब यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी t/4 और t/4 मतलब हाफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे भी बोलोगे -a/2 होगा अगर यहाँ पर, तो सर यहाँ से आने में टाइम लगेगा t/6 और यहाँ से आने में लगेगा t/12। यहाँ पे आते 3t/4 साइकिल कंप्लीट हो चुकी होगी, फिर वापस जाओगे तो t/12 और यहाँ से यहाँ जाएगा तो t/6। ये थोड़ा सा टाइम आपको पता होना चाहिए कि सर इस तरीके से टाइम लगता है। आपको क्या लगेगा कि सर यहाँ 0, यहाँ पे t/4 तो a/2 पहुंचने में t/8 टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है,
तो आप बोलोगे सर क्योंकि स्पीड आपकी वेरिएबल है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है सॉरी, स्पीड वेरिएबल है, तो आप बोलोगे कहीं पे टाइम ज़्यादा लगेगा तो कहीं पे टाइम कम लगेगा, इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं होगी, क्योंकि स्पीड अभी आपके स्पीड के बारे में पढ़ेंगे तो आप बोलोगे स्पीड भी अलग अलग इंस्टेंट पे अलग अलग आएगी। Is it clear now? Yes, sir. So I was saying that is that this particular screen is very important. These two parts are very important. अच्छे से समझ लेना, ठीक है? कोई भी क्योंकि इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको फिगर अगर आपको याद रह गए, पेजेस अलग अलग पॉइंट पे याद रह गए, टाइम अलग अलग पे याद रह गए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, ठीक है? उसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलिए बात करते हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में। x इज इक्वल टू आपने लिखा था a sin ओमेगा t। अगर वेलोसिटी की बात करें, देखो x क्या है, डिस्प्लेसमेंट डेट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल की बात करें तो क्या हो जाएगा dx/dt। कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी पता करने का तरीका क्या है, dx/dt। तो आप बोलोगे सर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, a ओमेगा sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन जो होता है वो हो जाएगा। इस डिफरेंशिएशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप दिस डिफरेंशिएशन इज वेरी क्लियर। तो आप बोलोगे b इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a ओमेगा, देखो एक तो b और t में रिलेशन पता चल गया, ठीक है? सिमिलरली अगर आप बोलोगे कि सर b और x का रिलेशन देखो, cos को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, राइट? तो आप लिख सकते हो कि सर इसको लिख सकते हो ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये दूसरा रिलेशन है। ये दोनों रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अलग अलग पोजीशन पर वेलोसिटी चाहिए तो आप ये वाला रिलेशन निकालोगे,
अलग अलग टाइम इंस्टेंट पर अगर आपको वेलोसिटी चाहिए होगी तो ऊपर वाला रिलेशन यूज करोगे। मैं तो अगर एक्सेलरेशन की बात करूँ, एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन तो क्या रहता है dv/dt, ठीक है। dv/dt मैंने कहा इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार आप, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जो रिलेशन आएगा वही आएगा a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t। ये sin ओमेगा t किसके बराबर है, x के बराबर है, तो देखो एक्सप्रेशन किसके बराबर आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। सर यही तो आना चाहिए था, एसएचएम की जनरल इक्वेशन तो यही थी ना यार, वहीं से चले थे वही वापस आना भी चाहिए था और आ भी रहा है। इसका मतलब हम जो पढ़ रहे हैं वो एसएचएम ही पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये वी आर स्टडिंग एसएचएम ओनली, ठीक है। तो इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि सर अगर मैं बोलूँ यहाँ पर x की वैल्यू को अगर मैं 0 रखूँ तो वेलोसिटी मैक्सिमम आ रही है एंड दैट इज इक्वल टू a ओमेगा, और अगर x की वैल्यू को मैं प्लस माइनस a रख दूँ तो वेलोसिटी मिनिमम, आप उससे स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिकली मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो दैट इज इक्वल टू 0। मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड 0 होगी और मीन पोजीशन पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू a ओमेगा। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, कभी इधर की तरफ होगी कभी इधर की तरफ होगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखिए, है ना, आप बोलते हो मीन पोजीशन के अराउंड इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, और ये फ्लो होते होते एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 जाती है, इसीलिए आप क्या कर देते हैं, मेन पोजीशन के अराउंड जो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टाइम कम लग रहा था, कैसा लग रहा था, मैंने थोड़ा गलत कर दिया क्या, वेट, जो फिगर बनाया था पुराना वाला फिगर, शायद मैंने उसको डेटा गलत लिख दिया, ये t/12 है और ये t/6 है, उल्टा लिख दिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। थोड़ा सा टाइप कर लेना पुराने वाले स्क्रीनशॉट में, है ना, मैंने शायद उल्टा लिख दिया था क्योंकि यहाँ पे आप बोलते स्पीड ज्यादा है तो ये टाइप कर देना चाहिए, तो t/12 इज द लेसर टाइम, t/6 इज द मोर टाइम, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी आप रिपीट की बात करोगे, ये कितना हो जाएगा t/6 और यहाँ पे बोलोगे आप t/12। अब ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, उल्टा लिख दिया मैंने, उसको चेक कर लेना, करेक्ट कर लेना, मतलब चेक कर लेना, t/6 और यहाँ पे लगा है वो t/12। प्लीज करेक्ट द लास्ट डायग्राम, जो भी आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसको करेक्ट जरूर कर लें, ठीक है। दिस इज द टेस्ट, मीन पोजीशन के अराउंड उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो मीन पोजीशन से हाफ डिस्टेंस तक जाने में उसको कम टाइम लगेगा, तो t/12 इज द लेसर टाइम एंड t/6 इज द मोर टाइम। इसको डबल कर दोगे तो ये t/6 आएगा, ठीक है। चलो खैर, तो अच्छा एक्सेलरेशन की बात कर लो, आपने बोला जब x की वैल्यू 0 रखोगे तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 0, और x की वैल्यू को प्लस माइनस 1 उस रख दो, तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना आएगा, मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूँ मैं, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, चाहो तो प्लस माइनस से भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जहाँ पे वेलोसिटी मिनिमम है वहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम है वहाँ पे एक्सेलरेशन कैसा है मैक्सिमम, और मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन कितना है मिनिमम एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो ये चीजें भी थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए कि सर कहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा और कहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो आप बोलोगे सर जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तब आप बोलोगे एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी होगी, मैक्सिमम होगी दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, है ना, माइनस साइड प्लस और माइनस तो केवल डायरेक्शन बता रहे हैं कि सर इधर होगा तो इधर की तरफ होगा, एक्सेलरेशन की साइड वाले हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो इधर की तरफ होगा। तो साइन इज ओनली टेलिंग अबाउट द डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो मैग्नीट्यूड वाइज मैक्सिमम कहाँ पर होगा, एक्सट्रीम पे मिनिमम कहाँ होगा जब 0 होगा था, ठीक है। मेन पोजीशन पे आप बोलोगे 0, तो ये दो तीन कुछ वैल्यूज भी आपको याद रहनी चाहिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो बता लो, एल स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन थोड़ा आगे बढ़े, बात करेंगे एनर्जी की। ये चलो सर रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंटर क्वेश्चन हमेशा पूछ जाता है। बात कर लेते हैं एनर्जी की, एनर्जी ऑफ सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी जनरली क्या होता है सर, यही होता है ना काइनेटिक एनर्जी,
लीनियर मोशन के लिए हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू हमको पता है। हो गया, कोई दिक्कत? सर वॉइस में थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। अभी भी आ रही है? हाँ सर। बाकी लोगों को? यस सर, यस सर। जरा बताना किस किस को वॉइस में दिक्कत आ रही है। मी। चैट बॉक्स में जरा बताओ, वॉइस में किसी को इश्यू आ रहा है क्या, तो बताएं जरा। लगभग सबको आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ जी सर, है बीच में है। मतलब क्या इश्यू आ रहा है? सर खर 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 भी आ रही है आपकी आवाज, आप हाँ, बोल रहे वही हो आवाज थोड़ा। आ रही है साथ में। तो एक बार रिकनेक्ट करके देख लेता हूँ, शायद कुछ यस इश्यू सर। हो। अभी अभी कैसी आ रही है वॉइस? सर अब ठीक है। ठीक है सर। अब ठीक है सर। ओके, चलिए। मैंने कहा वेलोसिटी के फॉर्मूले आपको ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी की वैल्यूज को पुट कर देंगे सीधा सीधा। तो वेलोसिटी की वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो देखिए वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। एक तो ये रिलेशन आ गया, ठीक है। दूसरा, अगर मैं एक्स वाला फॉर्मूला लिखूं, सॉरी, आप एम वेलोसिटी का स्क्वायर क्या था, वेलोसिटी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो आप लोगे ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी जरा देखो कितना होगा। अगर आप देखो फोर्स की वैल्यू क्या है, माइनस के एक्स के बराबर है, मतलब ये फोर्स से स्प्रिंग फोर्स जैसा मैच कर रहे हैं। अगर स्प्रिंग फोर्स ऐसा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी स्प्रिंग फोर्स जैसी ही आएगी। और स्प्रिंग फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, वो कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। और के यहाँ पे ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, के बाई एम किसके बराबर था, ओमेगा स्क्वायर के बराबर था, पहली इक्वेशन में हमने देखा था। तो यहाँ से के की वैल्यू रख दोगे तो एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी का अगर आप बोलो कितना है, टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर इन दोनों को सम करोगे तो देखो वैल्यू किसके बराबर आ रही है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर के स्क्वायर। ये आपकी टोटल एनर्जी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे जरा देखो, ये cos स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा है, आपको थोड़ा सा फिर से याद दिलाना पड़ेगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं अगर यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आती थी 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, इस पॉइंट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिर से नोट कर सकते हो आप। जब x a sin ओमेगा टी था, मतलब x एक सिंपल हार्मोनिक फंक्शन था। वेलोसिटी क्या आया, वेलोसिटी भी तो एक सिंपल हार्मोनिक फंक्शन आया था, a ओमेगा cos ओमेगा टी, ठीक है। तो आप बोलोगे वेलोसिटी भी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रही है और दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही आई है। आपने रिलेशन उठा के देख लेना। जब x इक्वल टू a sin ओमेगा टी था तो वेलोसिटी का फॉर्मूला a ओमेगा cos ओमेगा टी आया, मतलब दोनों ही सिंपल हार्मोनिक है और दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसी है, सेम है। अगर आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला उठा के देखें तो वो आया था माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। माइन मतलब कि सर जो एक्सेलरेशन आया वो भी एक सिंपल हार्मोनिक फंक्शन आया और उसकी भी जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा ही आई। तो जो एक्स की फ्रीक्वेंसी है वही वेलोसिटी की फ्रीक्वेंसी आ रही है और वही आपकी एक्सेलरेशन की फ्रीक्वेंसी आ रही है। बट अगर मैं देखूं काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो देखो, अगर मैं ये cos स्क्वायर ओमेगा टी को उठा के ऐसे रख दूं तो ये रिलेशन कैसा बन जाएगा, ये सिर्फ इसकी वैल्यू उठा के बस रखने को बोला हूं, याद नहीं रखना, इसलिए 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी बाई 2। मतलब ये रिलेशन भी एक सिंपल हार्मोनिक फंक्शन आएगा, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, डबल होगी एज कंपेयर टू दी एक्स।
ठीक है, सेम केस यहाँ पर भी आएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का भी सेम केस आएगा। तो इसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो कि अगर एक्स वी और एक्सेलरेशन की बात करें तो दे आर मूविंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी, बट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो वो डबल फ्रीक्वेंसी से वेरी कर रहे होंगे, मतलब उनकी वैल्यूज में जो चेंज आ रहा होगा वो डबल फ्रीक्वेंसी से चेंज आ रहा होगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट टाइपली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फ्रेंड्स अगर आप देखो काइनेटिक एनर्जी टाइम वेरिएबल है या एक्स के अलग अलग एक्स पे अलग अलग है, पोटेंशियल एनर्जी भी टाइम का फंक्शन आप बना सकते हो, एक्स की वैल्यू पुट कर दो ए साइन ओमेगा टी, और आप बोलोगे अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। बट अगर टोटल एनर्जी की बात करो तो देखो ये कांस्टेंट आ रही है, ना एक्स पे डिपेंड कर रही है ना टी पे डिपेंड कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर सिंपल हार्मोनिक की जो टोटल एनर्जी होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जब कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी जब कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो एक दूसरे में इंटरचेंज होती रहती है। आप उठा के देख भी सकते हो। तो यहाँ पे x की वैल्यू को जब जीरो रखोगे, x जब जीरो होगा तब काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। और अगर इसमें x जीरो रख दोगे तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, जीरो जाएगी ना। अगर मैं x की वैल्यू को प्लस माइनस ए रख दूं, जैसे ही प्लस माइनस ए रखोगे तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप बोलोगे सर इसमें रखोगे तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो जाएगी, सर वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो दिख रहा है कि सर हो क्या रहा है, अगर अब मैं एनर्जी का ग्राफ बनाऊं पोजीशन के साथ, अगर मैं एनर्जी का ग्राफ बनाऊं पोजीशन के साथ, ये ग्राफ तो कैसा बनेगा, ये तीन ग्राफ मैंने एक ही में रिप्रेजेंट किए हैं। जरा देखो पैराबोलिक बनेंगे। हाँ सर देखो काइनेटिक एनर्जी और एक्स में स्क्वायर का रिलेशन तो पैराबोलिक ही बनेगा, ग्राफ पड़े हुए हैं। पोटेंशियल एनर्जी और एक्स में भी आप बोलोगे सर, एक सेकंड, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी आप बोलोगे पैराबोलिक बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए अपवर्ड पैराबोला बनेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है मतलब डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ये सब बातें हमने ग्राफ में कर रखी हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला ग्राफ है जो पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो स्ट्रेट लाइन है वो टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि टोटल एनर्जी एक कांस्टेंट। आपको दिख भी रहा होगा कि टोटल एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है। यहाँ पे देख लो जब मीन पोजीशन आया तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, और जब एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो गई, मैं उल्टा ग्राफ बना के क्या, हाँ सॉरी ये तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है ना, हाँ सही बना। आप बोलोगे जब ये देखो ये वैल्यू कैसी है, मिनिमम है। इस वाले ग्राफ को देखो जब मीन पोजीशन आया तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है ये, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होती है, मीन पोजीशन पे। ये वाले ग्राफ की बात करो तो ये वाले ग्राफ में देखो मिनिमम वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर मीन पोजीशन पे, तो आप बोलोगे सर मीन पोजीशन पे ये वैल्यू मिनिमम आई है, और मैक्सिमम कहाँ हो रही है, जब एक्स की वैल्यू यहाँ पे माइनस ए होगी और एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्लस ए होगी। ठीक है, और टोटल एनर्जी की वैल्यू हमेशा बराबर होगी, सेम होगी। ठीक है, और दोनों के सम के बराबर होगी, ऑब्वियस बात है। ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पे आप बोलोगे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्स बराबर है दोनों। इन दो पॉइंट पे ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, मतलब इन पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बराबर होगी। और ये जो पॉइंट होते हैं ये भी बता दे रहा हूँ मैं, ये a/√2 होते हैं, -a/√2 हो या फिर ये वाला +a/√2। ठीक है, a/2 मत सोच लेना, इन दोनों को इक्वेट करके रख दो। आप क्या बोलोगे सर, इन दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर दो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी को, तो आपको अपने यहाँ आ जाएगा x की वैल्यू क्या आएगी, a/√2 या -a/√2 आएगी। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनर्जी को लेके, या फिर आप बोल सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और वेलोसिटी एक्सीलरेशन को लेके। तो ये बातें हुई आपकी एनर्जी के बारे में एसएचएम की। इसमें कहीं कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क, एल्स वी कैन मूव फॉरवर्ड। एनी डाउट्स इन दैट? नो सर। सब क्लियर है? Yes, sir. चलिए now we are going to study an important portion जिसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ टू एसएचएम। ये तो हमने एक एसएचएम के बारे में जनरल बातें कर ली। मैंने कहा अगर एक से ज्यादा एसएचएम ऐड हो रहे हो किसी पोजीशन पे तो हम कैसे रिजल्टेंट लिखेंगे।
मैं आपको एक फेजर डायग्राम सिखाने जा रहा हूँ जो शायद आपने अभी तक नहीं सीखा होगा, हो सकता है किसी ने सिखाया हो आपको, बुक्स वगैरह में जनरली आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा सीख लें अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एसी में भी जाके यूज होगा, वेव्स में जाके भी यूज होगा, कई बार आपके यूज होने वाला है। तो अगर आपने बोला कि सर एक पॉइंट पे दो एसएचएम ऐड हो रहे हैं, ए साइन ओमेगा टी, दूसरा बोल दिया आपने बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, दो अलग अलग एसएचएम है दिख रहे हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी आप बोल सकते हो कि रिजल्टेंट भी एक एसएचएम होगा। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी तो मैं रिजल्टेंट एसएचएम निकालूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि रिजल्टेंट एसएचएम नहीं आएगा। दोनों में बस मैंने क्या बोल दिया कि सर फेज में डिफरेंस होगा, दोनों अलग अलग फेज के होंगे, राइट। इसमें बोला ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी प्लस फाइव है, और दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग है। आपको रिजल्टेंट लाना है वाई, जो कि दोनों के एडिशन से आ रहा होगा। देखो निकालने का तरीका क्या होता है, मैंने कहा एक फेजर डायग्राम बनाए थे ग्राफ जैसा, ये मेरा स्टैंडर्ड ग्राफ है, ठीक है। मैंने कहा देखो साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी दोनों में कॉमन से दिख रहे हैं। मैं कहता हूँ इस लाइन को जो रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा प्लस कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस। और इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल को मेजर करेंगे तो प्लस पॉजिटिव आएगा, प्लस थीटा। अगर हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर लिया तो आप बोलोगे कि वो गलत आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज ही स्क्रीन, किसी को दिक्कत आ रही है क्या? आई थिंक सबको नॉर्मल आ रही है बेटा। आदिति, आई गेस एवरीबॉडी इज गेटिंग स्क्रीन क्लियर, राइट? सर मेरे को सर नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही है, फिर एक दो लोगों को दिक्कत आ रही है? सर क्लियर है। क्लियर है, अक्षित क्लियर है, शशांक क्लियर है सर क्लियर है। ना? और कामाक्षी एंड अदिति, आई थिंक आप लोगों के एंड पे थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है, ठीक है? सर क्लियर है। ओके, ठीक है, चलिए। क्योंकि मेरे को दिख जाता है मेरे एंड पर स्पीड स्लो हो जाती है, स्पीड अभी अभी तो अच्छी आ रही है भगवान की दुआ से। चलिए, तो हाँ, समझ में आया। ये चार डायरेक्शन हो जाते हैं और आप क्लॉकवाइज जब भी एंगल मेजर करोगे तो पॉजिटिव लोगे। अब देखो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। ये जो इनका एम्पलीट्यूड है, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर एक वेक्टर जैसा ड्रॉ करेंगे, फेजर जैसा बोलो उसको, फेजर बोल देते हैं, वेक्टर जैसा, क्योंकि ये वेक्टर नहीं है इसलिए मैं वेक्टर के जैसा बोलूंगा हमेशा। मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा, एक वेक्टर ऐसा ड्रॉ करेंगे जिसको हम फेजर बोलते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, डायरेक्शन ये दे रहा है, ये डायरेक्शन है साइन ओमेगा टी, ये साइन ओमेगा टी मतलब इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर जैसा ड्रॉ कर लिया, जिसको हम बोल रहे हैं, जिसका एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। मैंने कहा दूसरा किसके ड्रॉ करेंगे, दूसरा वेक्टर या फेजर ऐसा ड्रॉ करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड बी के बराबर हो और उसकी डायरेक्शन क्या, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इट मींस आप बोलोगे कुछ इन डायरेक्शन में ड्रॉ, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बी के बराबर होगा, देखिए साइन ओमेगा टी से प्लस फाइव एंगल पे। अब ये दो वेक्टर्स को आप रिजल्टेंट की तरह ऐड कर देंगे, जैसे वेक्टर्स में रिजल्टेंट देते हैं ना वैसे। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट है, ये बेसिकली y को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y, इन दोनों के सम के बराबर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही है, तो आप बोलोगे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ इसका जो एम्पलीट्यूड है, आप बोलोगे एम्पलीट्यूड किसका बराबर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, सर इन दोनों के बीच में एंगल कितना निकल के आया दोनों वेक्टर के बीच में, तो दैट इज आया cos फाइव। तो ये तो हो गया आपका इसका एम्पलीट्यूड, y का एम्पलीट्यूड। अब साथ में एक साइनोसॉइडल फंक्शन भी आ रहा होगा, मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल आ रहा होगा, इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। मान लिया ये एंगल कितना है, अल्फा, कितना एंगल अल्फा है, तो आप बोलोगे सर दैट विल बी इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। समझ में आया ये प्रॉपर्ली? इसकी डायरेक्शन कैसे है, साइन ओमेगा टी से प्लस एंगल पे, कितने एंगल पे, अल्फा। अच्छा अल्फा निकालना तो हमको आता है, फिर से वही रिजल्टेंट वाला वो आएगा, tan अल्फा की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर हो जाएगी, b sin फाइव। सर स्क्रीन गई। सर आपकी स्क्रीन रुक गई है।
Am I connected back? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. सर अब ठीक Yes, है, sir, yes, बीच sir. में रुक गई थी सर। हाँ, शायद बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना? ठीक है, तो मैंने कहा सर ये अल्फा एंगल निकालने का तरीका ऑलरेडी हमने देखा, वेक्टर वाला फंडा दर्शाएंगे tan अल्फा इक्वल टू b sin phi अपॉन a प्लस b cos phi। और ये अल्फा देखिए, इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या हो गया, sin ओमेगा t प्लस phi। क्लियर है? मैंने कहा एक बार फिर से क्विकली रिवाइज कर देता हूं। मैंने कहा सर आपने बोला पहला वाला कैसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले एक वेक्टर ड्रॉ करना है जिसका मैग्नीट्यूड a के बराबर होगा, डायरेक्शन ये होगी sin ओमेगा t की डायरेक्शन में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा वाला क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड b होगा और डायरेक्शन ये होगी sin ओमेगा t प्लस phi, मतलब sin ओमेगा t से कुछ प्लस phi एंगल पर, तो ये ड्रॉ कर दिया। इन दोनों का रिजल्टेंट लिया, तो जो y आएगा, y का जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड हमें वेक्टर से निकालना आता है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos phi। ठीक है, मैंने कहा इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आपको ये एंगल चाहिए होगा अल्फा sin ओमेगा t से कितना एंगल पे अल्फा, तो आप लिख दोगे sin ओमेगा t प्लस अल्फा, और tan अल्फा से आप अल्फा निकालना आता है, फिर से वेक्टर वाला फॉर्मूला लग रहा होगा, एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, द एडिशन ऑफ टू ऐसे चैप्टर। क्लियर है? एक एग्जांपल कर लेते हैं, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज एक एग्जांपल कर लेते हैं और फिर वहां से अपन आगे देखते हैं कि वैसे ये बन रहा है या नहीं बन रहा है। साथ में sin ओमेगा t प्लस 5 भी लेंगे, अल्फा सॉरी। बेटा ये आया ना आपका y रिजल्टेंट, ये आया ना, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, हाँ यही तो है, हाँ ठीक है सर। उसकी डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी ना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन दे देता हूँ मैं, कुछ तो कर लोगे तो मेरे हिसाब से काफी क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ। इसका जो ये दो एसएचएम का समेशन है, इस एसएचएम को एक इक्वेशन में लिख के बताओ कितना आएगा। इसका एम्पलीट्यूड एंड एम्पलीट्यूड निकाल के बताओ और इनिशियल फेज वगैरह निकाल के बताओ। इक्वेशन निकालोगे तो सारी चीजें बता पाओगे। Sir, amplitude root 2 or initial phase 90 degree. हर्षित कितना बता रहे थे एम्पलीट्यूड? √2 आएगा। Sir, amplitude root 2 or initial phase 90 degree. कितना आया? Sir, 90 degree. इनिशियल फेज कितना बोला? Sir, 90. 90 डिग्री। कैसे निकाला बेटा? सर एक sin ओमेगा t की डायरेक्शन में और एक cos ओमेगा t की डायरेक्शन में।
सर ब्लर आ रहे हैं। आदिति को किसी की भी आवाज नहीं आ रही है। आदिति इज परेशान। क्या हो गया भाई? पूरा तो लंबा चला गया नेटवर्क भाई। Just wait for 1 minute. Let's see.
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। एम आई ऑडिबल? वॉइस तो क्या यस यार, सर। नेटवर्क भी तो नहीं आ रहा है, स्क्रीन भी तो नहीं आ रही होगी। नहीं सर, मोज़ेक ब्लर इशू। हो जाएगा। गड़बड़ कर रही है। आई नो आई नो आई नो। I have restarted the Wi-Fi. I've done everything. Not working. सर जियो भी नहीं चल रहा? जियो तो गड़बड़ कर जाता है बेटा, जियो अगर चल रहा होगा तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ कुछ दिनों से प्रॉब्लम कर रहा है। हम्म। ये आफ्टर टुमारो टेस्ट तुम लोग का। सर अब क्लियर हो गई आपकी स्क्रीन। फिर अब हो गई है सर क्लियर। आई गेस। सर रुक गई। चलो, जब तक चलता है तब तक करते हैं। चलो खैर, मैं क्या ड्रॉ कर लो इसको। आपने बोला कि सर वही उसी तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आप बोलोगे इस डायरेक्शन में, आपने बोला 1 मैग्नीट्यूड का कर लिया क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट भी 1 है। ये sin ओमेगा टी की लाइन होगी, आपको पता है सर ये cos ओमेगा टी की लाइन होगी। और अगर नहीं भी है तो आप इसको हमेशा दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लिया करें। सबसे अच्छा तरीका होता है कि दोनों को साइन में कन्वर्ट कर लिया करें, ठीक है। तो आपने बोला कि सर 1 मैग्नीट्यूड का कर लो, ये देखो इन दोनों का रिजल्टेंट ले लो, ये आएगा रिजल्टेंट। तो y का रिजल्टेंट यही हो गया ना। तो y इज इक्वल टू, अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा √2, दैट इज इक्वल टू √2। ये एंगल कितना हो जाएगा देखो 45 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस से एंगल निकालो, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो आप लोग √2 sin ओमेगा टी प्लस π/4, दैट इज योर आंसर। 90 डिग्री बता रहे थे हर्षित। सर इनिशियल फेज पूछ रहे थे ना। अरे इनिशियल फेज रिजल्टेंट का पूछ रहा था ना, ये है इनिशियल फेज रिजल्टेंट है, तो इसको बोलते हैं पहला इनिशियल फेज फेज बेटा। डिफरेंस बताना है सर, मुझे लगा उन दोनों का फेज डिफरेंस बताना है। कैसी बातें कर देता है। वो जो इन दोनों के बीच का एंगल है उसको तो हम फेज डिफरेंस बोलेंगे, दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस है वो, उसको फेज डिफरेंस बोलते हैं। इनिशियल फेज तो आप इसको बोलते हैं,
क्लियर? चले आगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसके जो हम बढ़ते हैं, हमने कहा सर कोई भी मोशन एसएचएम है या नहीं है, ये कैसे पता करेंगे? तो देखिए स्टेप होते हैं कुछ, उन स्टेप को हमेशा हम फॉलो करेंगे। सर अगर एसएचएम है या नहीं है, तो आप बोलते हैं कैसे पता करेंगे? हाउ टू फाइंड वेदर अ मोशन इज एसएचएम और नॉट। हाउ टू फाइंड मोशन इज एसएचएम और नॉट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सबसे पहले तो फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ऐसी पोजीशन जिस पोजीशन पे बॉडी पे नेट फोर्स कितना हो, 0 हो, ऐसी पोजीशन फाइंड आउट करना है जहां पे नेट फोर्स कितना हो, 0 हो। वही मेन पोजीशन होती है, मेन पोजीशन पे नेट एक्सेलरेशन 0 आता है, राइट? आपने बोला कि सर पहले तो ये पता करो कि सर इस बॉडी की मेन पोजीशन कहां होगी। मैं कहा सर चलिए, नाउ डिस्प्लेस it by very small displacement. इक्विलिब्रियम पोजीशन से आप बोलते हो कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दो। अगर लीनियर है, लीनियर मोशन की बात करें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा अगर एंगुलर मोशन होने वाला है। ठीक है, आप बोलते हो छोटे से डिस्प्लेसमेंट से उसको डिस्प्लेस करो, कर दिया। मैंने कहा उस डिस्प्लेसमेंट को आपने बोल दिया x, और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो उसको बोल दिया थीटा। ठीक है, आपने मेन पोजीशन फाइंड आउट किया, वहां से थोड़े सा बॉडी को डिस्प्लेस किया। अगर लीनियर मोशन होने वाला है तो आपने थोड़ा लीनियरली डिस्प्लेस किया होगा, और अगर एंगुलर मोशन होने वाला है तो आपने उसको एंगल पे डिस्प्लेस किया होगा, छोटे से एंगल से डिस्प्लेस करना है, राइट? मैंने कहा सर अब किसी भी डिस्प्लेस करने के बाद अब आप यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन और अल्फा। किसी भी पॉइंट पे जब आपने डिस्प्लेस किया तो वहां पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो, अगर एंगुलरली डिस्प्लेस किया तो उसका अल्फा फाइंड आउट करना है। और एक्सेलरेशन को इससे कंपेयर करके देखो क्या वो इस फॉर्मेट में आ रहा है, या फिर अल्फा अगर निकाल रहे हो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, क्या वो इस फॉर्मेट में आ रहा है? ठीक है, अगर आपका इस फॉर्मेट में आ रहा है तो आप बोलोगे वो एसएचएम है, और अगर नहीं आ रहा है तो वो एसएचएम नहीं है। ठीक है, तो ये तीन फाइनली आपके पॉइंट्स होंगे हमेशा की। सर पहले आप बॉडी का इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करो, उस पोजीशन से बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करो, और फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो, और इन फॉर्मेट से कंपेयर करो क्या वो इन फॉर्मेट में आ रहा है। अगर वो इन फॉर्मेट में आ रहा है तो इसका मतलब मोशन आपका कैसा है, एसएचएम मोशन। इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? No, sir. ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़े। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, एप्लीकेशन आप बोल सकते हो इसको। मैंने कहा सर बहुत बेसिक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। मैंने कहा पहले बात करते हैं सिंपल फार्मूला। सिंपल फार्मूला में क्या आता है? ये ऐसे मूव करेगा, एम मास का बॉब है, एल लेंथ की स्ट्रिंग है। ठीक है, आपने बोला इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी यहीं पर होगी, यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, आपने थोड़े से एंगल पे इसको डिस्प्लेस किया, मान लो ये बॉडी यहाँ पहुंच गई एट एन एंगल 0। इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन निकालोगे। मतलब उसके लिए पहले आपको फोर्स निकालना पड़ेगा, एंगुलर फोर्स दैट इज टॉर्क। मैंने कहा इस पॉइंट पे जरा टॉर्क निकालो। मैंने कहा पहले फोर्स निकालो कि कौन कौन से लग रहे हैं। आपने बोला नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, और यहाँ पे लग रहा होगा टेंशन। ठीक है, आपने बोला टॉर्क निकाल लो। सर किसके अबाउट मोशन हो रहा है, किस एक्सिस के अबाउट मोशन हो रहा है? तो आप बोलोगे इसी के अबाउट टॉर्क निकाल लो। जब टॉर्क निकालोगे तो देखो टेंशन जो है वो इसी एक्सिस से पास हो रहा है, टेंशन की जो लाइन है वो इसी एक्सिस से पास हो रहा है, तो टेंशन की वजह से तो टॉर्क 0 आएगा। mg का अगर टॉर्क निकालना है तो क्या करोगे, mg की लाइन को एक्सटेंड किया, इस पॉइंट से यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। मैंने कहा ये डिस्टेंस कितनी है, l है, ये थीटा है, तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा। तो ये अगर l है तो ये l cos थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, l sin थीटा हो जाएगा।
तो अगर टॉर्क निकालोगे तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी L sin थीटा into mg, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो आप? तो टॉर्क को लिख सकते हो I into अल्फा। अच्छा देखो, आपने अगर इसको इधर की तरफ घुमाया है थीटा एंगल से, तो देखो टॉर्क किधर लग रहा है सर? टॉर्क जो mg है वो उसको इधर की तरफ लेके आने, नीचे की तरफ मतलब इधर की तरफ लेके आने की कोशिश करता है। मतलब टॉर्क आपका ऑलरेडी आप कह सकते हो कि ऑपोजिट है जो आपने डिस्प्लेस किया उससे। ठीक है, ये डायरेक्शन तो आप अलग से निकाल ही सकते हो कि जब आप इधर की तरफ घुमा रहे हो तो टॉर्क जो लग रहा है वो इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ माइनस साइन इसलिए लगा दिया। टॉर्क को आप क्या लिख सकते हो? आई अल्फा। आई किसका सर? इस पॉइंट मास का। इसके अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट। तो इस एक्सेस के अबाउट आई निकालने का तरीका क्या होगा सर? एम आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस हो जाएगी आर और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? एम आर स्क्वायर। आर रेडियस इसके बराबर हो जाएगा एल के बराबर। तो आप बोलोगे सर एम एल स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू एल साइन थीटा। एम से एम कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस जी बाई एल साइन थीटा। क्या ये इस फॉर्मेट में है कि नहीं है ये बताओ पहले तो। क्या ये दोनों फॉर्मेट सेम है कि अलग अलग है? एनीवन? बोलो 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 बोलो, सेम है या अलग अलग है? बोलते ही नहीं हो यार तुम लोग, बोलो भाई। सर सेम है। एक्चुअली सेम नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने कहा यहाँ साइन थीटा आ रहा है, यहाँ केवल थीटा है, इसलिए सेम नहीं है। सर मतलब इसका अगर मतलब थीटा ये बहुत छोटा होगा तो? अभी तक, हाँ जी, अभी तक ये एसएचएम नहीं है। आपने बोला कि सर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल then only sin theta can be written as theta, and आप बोलते हो अल्फा can be written as minus v by l omega square। ठीक है, अब इस फॉर्मेट में है, इसको कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? g by l, और ओमेगा आपको पता है किसके बराबर होता है? 2 पाई बाय 3। तो यहाँ पे टाइम पे निकालोगे तो टाइम पे किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई बाय अंडर रूट ऑफ l बाय g, एंड दिस इज योर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल फैमिली। तो इसलिए ध्यान रखना कि सर ये एसएचएम केवल और केवल तब होता है जब ये बहुत छोटे एंगल का मूवमेंट हो रहा होगा। इसीलिए कभी आपने प्रैक्टिकल किया होगा जी वगैरह की वैल्यू फाइंड आउट करने की पाई यूजिंग सिंपल पैरेलल, तो आपको लगता है सर छोटे एंगल पर डिस्प्लेस करना, बड़े एंगल पर डिस्प्लेस मत करना वरना आंसर गलत आएंगे। बिकॉज आप इस फॉर्मूले को यूज करके जी की वैल्यू निकाल रहे होते थे, और ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब एंगल ऑफ कैसा होगा? बहुत छोटा एंगल होगा, तभी आपको एसएचएम होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड दैट सिंपल पैरेलल का मोशन एसएचएम होता है अंडर सर्टेन कंडीशंस। मेरे हिसाब से किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो। मैंने कहा सर स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करूं। अगर स्प्रिंग मास सिस्टम की बात कर लो, मैंने कहा सर ये स्प्रिंग है, इसे मास कहते हैं, ऐसे फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखते हो, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर मैंने इसको खींचा, मान लो एक्स डिस्प्लेसमेंट कराया, तो फोर्स स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा होगा, इधर की तरफ जिसको हम बोलते हैं माइनस। राइट से इधर है तो मैंने इसको ऑलरेडी क्या बोल दिया। अगर मैं यहाँ से फोर्स एक्सेलरेशन निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? F by m, तो दैट इज इक्वल टू माइनस a by m इनटू। अगर मैं कंपेयर करूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो देखिए कंपेरेबल है, इसका मतलब ये ऐसे मोशन करेगा। अगर आपने स्प्रिंग को खींचा हुआ है और आप उसे छोड़ोगे तो वो एक ऐसे मोशन करेगा। ठीक है, और आप यहाँ से निकाल सकते हो कि ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? k by m के बराबर है। तो यहाँ से टाइम पीरियड जो निकल के आता है वो आता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m by। तो स्प्रिंग मास सिस्टम से जो टाइम पीरियड की वैल्यू आती है वो 2 पाई m by 2 आती है। ठीक है,
अब इसमें स्प्रिंग के कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर मान लो एक से ज्यादा स्प्रिंग इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पैरेलल K1 और K2, या फिर आप बोलते हो कि सर ऐसे कनेक्टेड है, K1 और K2, दोनों ही केस में आप बोलोगे कि सर इनको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि सर इस केस में जो दोनों का एक्सटेंशन होगा वो सेम होगा। देखिएगा यहाँ से खींचोगे तो दोनों एक साथ खींचेंगे ना, दोनों का एक्सटेंशन अगर कैसा होगा, सेम रहेगा, तो आप कह सकते हो कि सर इसमें एक्सटेंशन सेम रहेगा। ठीक है, एक्सटेंशन सेम रहेगा तो टोटल फोर्स इसके बराबर हो जाएगा। आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से K इक्विवेलेंट की बात आप कह सकते हो कि K1 प्लस K2 है। कहने का मतलब क्या है कि सर अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग इस तरीके से कनेक्शन है तो यहाँ पे जो m बाई k है, k की जगह पे आपको क्या रखना है, k इक्विवेलेंट रखना है। और अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है लाइक दिस, अगर दो स्प्रिंग इस तरीके से अलग अलग की कनेक्टेड है इस तरीके से, अब आपको यहाँ पे ऑसिलेशन का जब टाइम पीरियड निकालना है तो यहाँ पे जो k इक्विवेलेंट है वो ऐसे रखा जाएगा, 1 बाई k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k। इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो बस फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है सर, यहाँ पे k की जगह पे k इक्विवेलेंट रखना है। और आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में k इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता है, k1 प्लस k2, और इस केस में k इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये होगा सीरीज में। ध्यान रखना है इस केस में दोनों ही स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो सेम होता है, मतलब k1x1 शुड बी इक्वल टू k2। एक्सटेंशन दोनों के अलग अलग होंगे बट दोनों ही जो फोर्स लगा रहे होंगे, आप बोलोगे वो दोनों कैसे लगा रहे होंगे, सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों में एक्सटेंशन सेम होगा, फोर्स अलग अलग लगा रहे होंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे के इक्विवेलेंट निकालना आपको आना चाहिए, के इक्विवेलेंट की वैल्यू आप यहाँ प्रॉपर रख दोगे तो आप टाइम पीरियड की निकाल पाओगे। तो ये तो हो गया स्प्रिंग मास सिस्टम जो कि एसएचएम करता है, और उसे एसएचएम का टाइम पीरियड भी हमने फाइंड आउट कर दिया। एक और एप्लीकेशन देखते हैं कि सर इसकी एसएचएम की, इसमें कोई दिक्कत, एनी डाउट? किसी भी तरह का कोई डाउट इसमें? चलें आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। मैंने कहा नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज एसएचएम। मैंने कहा अगर कोई पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई पार्टिकल अगर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सपोज दैट ये पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरीके से घूमेगा, से शरीर से घूमना है, तो आप क्या बोलोगे कि सर क्या ये एसएचएम है कि नहीं है, मतलब इसका मोशन एसएचएम होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। एनीवन, क्या इसका मोशन एसएचएम होगा कि नहीं होगा? बोलो 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 बोलो, क्या लग रहा है, क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो कर रहा है वो एक एसएचएम मोशन होगा या नहीं होगा? एनीवन? अरे भाई कोई तो बोलो यार, हाँ बोलो ना बोलो, जो मन में आ रहा है वो बोलो यार, बट बोलो। मैंने आगे नहीं बढ़ना जब तक बताओगे नहीं। Am I audible? मुझे तो स्क्रीन नहीं आ रही, आई विल रिकनेक्ट सर। स्क्रीन नहीं आ रही है? सर क्लियर है। आज सबके यहाँ नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है क्या? नहीं सर, मेरे को तो क्लियर दिख रही है। हाँ मतलब मेरे यहाँ अभी अभी मेरे एंड से क्लियर है, मैं बाकी लोगों को जिनको क्लियर नहीं दिख रही तो उनके एंड पे नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है, तो बोला सबके एंड पे नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है क्या, किसी के एंड पे बार बार आ जा रही है? चलो क्या, मैं क्या, देखो यार यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मतलब इस तरीके का मोशन होगा, ये टू एंड फ्रो मोशन तो है ही नहीं,
टू एंड फ्रो मोशन नहीं है मतलब ऑसिलेटरी मोशन नहीं, ऑसिलेटरी मोशन नहीं है तो एसएचएम नहीं है, ये चीज श्योर है। हाँ सर बिल्कुल सर। बट अगर आप देखो यहाँ पे किसी भी टाइम पे आपने बोला कि सर यहाँ से यहाँ, किसी टाइम में ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, कितना एंगल इसने ट्रेस किया होगा, मैंने कहा ये फाई है। तो आप क्या बोलोगे, ये जो एंगल है ये थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर मैं इस पॉइंट पर इसका एक्स कंपोनेंट निकालूं, देखो ये इसका रेडियस है, तो ये अगर रेडियस है तो इसका जो एक्स कंपोनेंट होगा ये जो एक्स कंपोनेंट होगा, एक्स कंपोनेंट विल बी गिवन एज r cos ओमेगा t प्लस फाई। ये थीटा को मैंने लिखा ओमेगा t और ये है इनिशियल एंगल कितना था जब t इक्वल टू 0 पे कितना था फाई। सिमिलरली अगर इसका y कंपोनेंट निकालूं तो y कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा r sin ओमेगा t प्लस फाई। चलो देखो इसका मतलब इसके जो इस रेडियस वेक्टर के जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वो एक एसएचएम मोशन करते हुए नजर आएंगे। ये मोशन एसएचएम नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो एसएचएम नहीं कर रहा है, इनकी जो शैडो है, इनका जो प्रोजेक्शन है एक्सिस और वाई एक्सिस पे वो एक एसएचएम मोशन का एग्जांपल है। मतलब देखो ये पार्टिकल जब यहाँ होगा तो इसका एक्स कंपोनेंट भी यहीं पर होगा, जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है तो देखो यहाँ पे जो एक्स पे जो शैडो है वो पीछे की तरफ जा रही है, यहाँ पहुंचेगी। जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तब इसकी शैडो एक्स एक्सिस पे यहाँ होगी। फिर ये पार्टिकल जब और इधर जाएगा तो आप बोलोगे एक्सिस पे शैडो यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, और जब पार्टिकल यहाँ मिल जाएगा तो शैडो भी यहाँ हो जाएगी। फिर जब ये पार्टिकल नीचे की तरफ जाएगा तो देखो शैडो इधर की तरफ शिफ्ट होगी वापस से, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो शैडो वापस से इस पोजीशन पर आ जाएगी। और फिर जब ये आप पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा तो आप बोलोगे शैडो फिर से यहाँ चलेगी और पार्टिकल यहाँ पे जाके फिर शैडो को मीट कर जाएगा। मतलब आप क्या बोलोगे, जो ये शैडो है पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है ऑन दी एक्स एक्सिस वो एक एसएचएम मोशन करेगा टू एंड फ्रो इस तरीके से, और वो मोशन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो टू एंड फ्रो मोशन एसएचएम भी होगा। सेम थिंग विल हैपन ऑन दी वाई एक्सिस एज वेल। तो आप बोलोगे सर वाई एक्सिस पे भी एसएचएम करेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आप बोलो जो रेडियस वेक्टर का प्रोजेक्शन होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वो एसएचएम करता है, पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो ये बातें थी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एज एसएचएम। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिजिकल पेंडुलम। अभी तक आपने देखा जो पार्टिकल, मैंने देखो जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम लिया, वहां पे मास पॉइंट मास लिया, सिंपल पेंडुलम लिया वो भी एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट किया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एक पॉइंट मास की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि पॉइंट मास से एक पूरी बॉडी अगर इस तरीके से मूव कर रही है तो वो एसएचएम कैसे, उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। एक पूरी बॉडी एसएचएम कर रही हो या फिर एक बॉडी पूरा पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहा हो, तब आप उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, उस पेंडुलम को हम बोलते हैं फिजिकल पेंडुलम। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फिजिकल पेंडुलम। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, एल्स स्क्रीनशॉट लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिजिकल पेंडुलम की बात कर लेते हैं। फिजिकल पेंडुलम का मतलब क्या होगा, पूरी बॉडी जो है वो एसएचएम कर रही होगी। यहाँ पे देखो मान लो मैंने ये कैसी बॉडी है, ये तो मैं कोई भी रैंडम शेप की लेता हूँ, ये एक रैंडम शेप की बॉडी है। ठीक है, आपने बोला कि सर इसको मैंने ऑलरेडी डिस्प्लेस किया हुआ है अपनी जगह पे, इसकी मेन पोजीशन से मैंने डिस्प्लेस किया है। ठीक है, ऐसे ये पूरी कोई भी रैंडम शेप की बॉडी ले ली मैंने, कोई शेप की ऐसा कोई फिक्स नहीं है, मैंने कहा मेन पोजीशन से इसको थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया है और छोड़ दूंगा मैं यहाँ से, राइट। तभी तो आप निकालते हो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हो, ध्यान रखना यहाँ पे इसका मान लो सेंटर ऑफ मास बताना बहुत जरूरी है सर। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है और इस पॉइंट से जो सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हिंज पॉइंट से जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है वो डी है। आप बोलोगे सर इस पॉइंट पे आप जब ये डिस्प्लेस किया है तब आप इसका टॉर्क निकालोगे, जैसे वहां पे निकाला था सेम तरीके से आप बोलोगे जो टॉर्क निकलेगा इस पे तो एक ही फोर्स लग रहा है यहाँ पे, एमजी नीचे की तरफ,
mg की डायरेक्शन को ऐसे बढ़ाओगे और ये डिस्टेंस निकालोगे, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, तो टॉर्क जो आएगा दैट इज इक्वल टू, अगर आपने इसको देखो इधर की तरफ डिस्प्लेस किया तो mg इसको वापस से अपनी जगह लाने की कोशिश कर रहा है, मतलब टॉर्क आपका ऑपोजिट लग रहा है, ये तो श्योर है। ठीक है, तो आप बोलोगे टॉर्क की वैल्यू नेगेटिव मैं ले ही लेता हूँ, मैंने कहा था टॉर्क का मतलब हो गया है mg, अगर ये डिस्टेंस डी है, देखो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेके सेंटर से लेके इस पॉइंट की अगर डिस्टेंस डी है तो आप क्या बोलोगे, तो ये वाला जो आएगा, देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी वो डी साइन थीटा हो जाएगी। देखिए ये आ जाएगा माइनस एम डी डी साइन थीटा, और टॉर्क को लिख सकते हो आई अल्फा, मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आई है, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई है। मैं क्या इक्वेट करके लिखोगे तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम डी डी साइन थीटा। अल्फा की वैल्यू अगर निकालोगे तो दैट इज इक्वल टू माइनस एम डी डी बाई आई इंटू साइन। अभी भी देखो ये अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से मैच नहीं करेगा जब थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल कर लोगे। जब थीटा इज वेरी स्मॉल तो आप बोल सकते हो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एम डी डी बाई आई इंटू थीटा। अगर आप इससे कंपेयर करो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से, जरा कंपेयर करके देखो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर जाएगी, ओमेगा स्क्वायर जो आ रहा है वो आ रहा है एम डी डी बाय आई। यहाँ से अगर टाइम पीरियड निकालोगे तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ आई बाय एम डी। ये आएगा फिजिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड। अब ये फिजिकल पेंडुलम एक रॉड हो सकती है, एक रिंग हो सकती है, एक डिस्क हो सकती है, एक सिलेंडर हो सकता है, कुछ है। अगर आप उसे पेंडुलम की तरह यूज करो, उसका टाइम पीरियड निकालने का तरीका है t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ i बाय mdt। इन सारे टर्म्स के डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। i का ऐसा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस एक्सिस के अबाउट वो हिंज है, जिस एक्सिस के अबाउट वो घूमेगा, उस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m इज मास, d इज ग्रेविटी एंड d इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हिंज पॉइंट है और जो सेंटर ऑफ मास है बॉडी का, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने d बोला हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। इसमें कहीं कोई डाउट है नहीं तो इसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, शायद आपको उससे समझ में आएगा, अगर आप उसकी वैल्यू निकाल पाओ तो आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा। इसे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें कोई डाउट है क्या, कहीं पे भी किसी भी स्टेप में डाउट है, अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं डाउट, चलिए स्क्रीनशॉट ले क्वेश्चन करते हैं। चलो कर ही लो। मैंने कहा सर यहाँ पे मैंने एक रॉड को हिंज किया हुआ है, ये एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ है L और इसका मास है M। अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो इसका जरा टाइम पीरियड बता दो कितना आएगा। अगर ये सिंपल पेंडुलम कर रहा है, ठीक है, स्मॉल एंगल से डिस्प्लेस किया, तो इस रॉड का टाइम पीरियड बता दो मुझे कितना आएगा। इसकी लेंथ L है, कैपिटल L है, और इसका मास कैपिटल M है। यस, डू सॉल्व एंड आंसर, टेल मी द आंसर। सर 2 पाई रूट 2/3 इंटू एल जी। कितना आएगा बेटा? सर 2 पाई रूट 12/3 जी। आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। 2 पाई चलो देखते हैं। देखो भाई साहब, आपको पहले तो इस
ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा सर। जो आई आएगा वो आएगा ml²/2। सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो कि सर आपको पता है सेंटर ऑफ मास का होगा L/2 पे, तो डी की वैल्यू आ गई L/2। फॉर्मूले में रख गया यार, कुछ भी नहीं होता। T = 2 पाई √I की वैल्यू है ml²/3 अपॉन m d। डी की वैल्यू है L/2। एक L से L कैंसिल हो गया, M से N कैंसिल हो गया। सो बेसिकली आप बोलोगे कितना है 2 पाई √2L/3। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई गेस हर्षित ने करेक्ट आंसर दिया था। ठीक है, अब इसकी जगह पे डिस्क ले सकते हैं, रिंग ले सकते हैं, सिलेंडर ले सकते हैं, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपको सॉल्व करना आता है तो आप कभी भी कर पाएंगे। तो ये बातें थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना वो उतने क्वेश्चन में बन जाते हैं मैक्सिमम टाइम। अब इसमें एक छोटा सा पोर्शन है जो एक्स्ट्रा थ्योरी आप कह सकते हो। आज तक कभी क्वेश्चन पूछे नहीं जाते ऐसा, बट ठीक है, थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर हम पता कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। वो क्या है कि सर देखिए, होता क्या है कि अगर आप नॉर्मली देखें कि सर एक सिंपल पेंडुलम हम कैसा मानते हैं, हम बोलते हैं कि यहाँ पे कोई एयर फ्रिक्शन नहीं होगा, मतलब एक बार अगर आपने चालू कर दिया तो वो जिंदगी भर ऐसा पेंडुलम मूव करता रहेगा। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में यहाँ पे एयर फ्रिक्शन होगा ही होगा, तो वो चीज धीमे धीमे करके स्लो हो जाएगा। मतलब एम्पलीट्यूड उसका कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। एम्पलीट्यूड कांस्टेंट कैसे मान के चलते हैं कि सर वो मेन पोजीशन से ए तक जाएगा, वापस आएगा, ए तक जाएगा, वापस जाएगा, ए तक जाएगा। तो मतलब आप लाइफ टाइम इसको ऐसे ही मूव करते हुए देखोगे। बट एयर फ्रिक्शन की वजह से वो अपनी एनर्जी लॉस करता रहेगा, तो आप धीमे धीमे करके उसका एम्पलीट्यूड स्लो डाउन होता जाएगा, एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, बॉडी रुक जाएगी। ऐसे ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऐसे ऑसिलेशंस को हम क्या बोलते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी उनके बारे में पता कर लेते हैं। बाकी बहुत ही रेयरली कहीं क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, मुझे नहीं लगता कि कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा भी। ठीक है, क्योंकि मैं उसको आपके सिलेबस में मान के ही नहीं चलता हूँ मैं, तो सर बताऊँ। बट ठीक है, कई बुक्स में दिया रहता है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपके भी स्टडी मटेरियल इसमें होगा। डैम्ड ऑसिलेशन। ठीक है, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे एयर फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होगी। तो आप बोलोगे जो ऑसिलेशन, अगर आप नॉर्मल ग्राफ बनाओगे ये होगा नॉर्मल ऑसिलेशन का ग्राफ, राइट? ऐसे साइनसॉइडल ग्राफ बनेगा, ये नॉर्मल ऑसिलेशन का होगा, राइट? एक्स और टी में। लेकिन अगर आप डैम्ड ऑसिलेशन का ग्राफ बनाओगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इस तरीके से उसका आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। कैसा डिक्रीज करेगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो आप बोलोगे जब इसकी इक्वेशन लिखते हो तो देखो f इक्वल टू क्या लिखते हो? -kx। ये तो ऑसिलेशन की इक्वेशन हो गई। साथ ही साथ आप बोलोगे सर यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा होगा जो वेलोसिटी के ऑपोजिट होगा हमेशा। ठीक है, तो हमने वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा और ऑपोजिट होगा। एयर फ्रिक्शन कैसा लगता है सर? वेलोसिटी के ऑपोजिट लगेगा, राइट? तो आप बोलोगे जो नेट फोर्स की इक्वेशन आती है वो कुछ ऐसी बनेगी। दो फोर्स आएंगे, ये ऑसिलेशन का रिस्पॉन्सिबल होगा, ये डैम्पिंग के लिए ऑसिलेशन है ना, जो उसका डाउन होने का रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये फोर्स होगा फ्रिक्शन। अब आप जरा देखो कि सर एक्सेलरेशन कैसे लिख सकते हो? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -k/m x - b/mb। फिर से आप इक्वेशन लिखोगे सर तो ये हो जाएगा d2x/dt²। इसको इधर लेके जाओगे प्लस b/m। v को लिख सकते हो dx/dt प्लस k/m x = 0। ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन होती है उसकी ये जनरल इक्वेशन हो जाती है। और इनके जो सॉल्यूशंस आते हैं वो कुछ इस फॉर्मेट में आते हैं। a⁻−b/2m × t sin ओमेगा डैश t प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर जरा देखो एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं आया। ये इस पूरी क्वांटिटी को आप एम्पलीट्यूड बोलते हो। एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और वो भी कैसा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग है। e⁻−b/2m × t। इसलिए देखिए ये एक्सपोनेंशियली आप डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड आपका इसका मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, जबकि आप नॉर्मल सिस्टम की बात करें तो ए कांस्टेंट आता था, टाइम पे डिपेंडेंट नहीं आता था। यहाँ पे जो ओमेगा डैश आएगा, ओमेगा डैश के अगर आप वैल्यू निकालने जाओगे तो दैट विल बी इक्वल टू k/m + b² / 2m का होल स्क्वायर, मतलब 4m।
ओमेगा डैश जाएगा। जरा देखो, अगर मैं इस टर्म को 0 कर दूं मतलब आपका नॉर्मल एसएचएम आ जाएगा, डैम्पिंग बंद हो जाएगी तो बी 0 हो जाएगा। बी 0 हो जाएगा तो जरा इसको देखो, तो ओमेगा की वैल्यू फिर से के बाई एम हो जाएगी अंडर रूट में, मतलब आप नॉर्मल एसएचएम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये कुछ बातें आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में पता होनी चाहिए, बस इससे ज़्यादा नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, ठीक है, और इससे ज़्यादा अपन को बातें पता होने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन। 2 क्वेश्चन दे जाता है कभी कभी, और एन एवरेज 2 क्वेश्चन दे देता है, एक तो मिनिमम है ही है, एक क्वेश्चन और आ जाता है, मतलब कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और बहुत बेसिक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपके नीट के प्रीवियस क्वेश्चन आप देख सकते हो, आप खुद बोलोगे कि यस सर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि फिर आप सोचो ना यार, मैंने इतनी देर में सारी चीजें कवर करा दी हैं, और आप इतना भी अगर आप कर गए और प्रीवियस से क्वेश्चन भी अगर मैं अच्छे से कर लिए, तो मुझे लगता है कि सर आपसे नीट के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने नीट के प्रीवियस क्वेश्चन तुरंत की तुरंत ट्राई कर लिया करो, और आप टीचर पे तब जाके बिलीव किया करो। मैं बिल्कुल नहीं बोलता कि टीचर को आप पहली बार में एकदम ट्रस्ट कर लोगे, जो टीचर ने बोला वो सही है। आप इस थ्योरी को अच्छे से कवर करो, और आप प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आपसे क्वेश्चन अगर बनने लगे तो आप समझ जाना कि सर ने, और नहीं भी बनना है तो एक बार डिस्कस कर लो टीचर से कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो देखो जो कंसेप्ट आपको सिखाया है क्या उसी कंसेप्ट को यूज करके वो सॉल्यूशन बन रहा है, शायद आपके दिमाग में टिप नहीं आ रहा हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। तो आप जब भी आप ऐसा करोगे, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो हमेशा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपके पास 2 मंथ्स है, मैं कह रहा हूँ फिर से, अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर ली ना, ढंग से प्रैक्टिस कर ली, तो डेफिनेटली आप बड़े आराम से फिजिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेंगे। कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लें एंड दिस विल बी दी चैप्टर एंड जस्ट देखना ये तो कोई है ठीक है, स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बढ़ें। चलिए, कितना टाइम हो गया? 1:40। नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हो? चलो एक काम करते हैं, नया चैप्टर जो, अच्छा वेव्स के लिए एसएचएम आना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना इस चीज को। वेव्स के लिए एसएचएम आना, वेव इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। एक साथ कई सारे हजारों एसएचएम हो रहे होंगे, उसी को हम वेव्स बोल देते हैं, ध्यान रखें। तो वेव्स के लिए सबसे पहले एसएचएम आना बहुत जरूरी है। तो वेव्स के बारे में आपको ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है, मैं पेन नहीं चला रहा हूँ, ठीक है। हम नए चैप्टर को हम स्टार्ट नहीं करेंगे, वी हैव जस्ट 20 मिनट्स, तो क्यों ना हम वेव्स के बारे में थोड़ी बेसिक बेसिक बातें कर लेते हैं वर्बली जो होती हैं। सबसे पहले वेव्स होता क्या है? वेव्स नथिंग बट द डिस्टर्बेंस। वेव्स क्या है? डिस्टर्बेंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो एक लाइन में अगर आप खड़े हो, क्यू में खड़े हो, अगर आपने पीछे से लास्ट वाले बंदे को किसी को धक्का दे दिया, तो आप क्या बोलोगे? वो आगे 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 करके ऐसे सारे लोगों के गिरने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव क्रिएटेड द डिस्टर्बेंस एंड दैट डिस्टर्बेंस ट्रैवल थ्रू आउट द क्यू, ठीक है। तो आप बोलते हो दैट इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। यू हैव ट्रांसफर्ड योर एनर्जी टू द वन पर्सन एंड दिस एनर्जी गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर एंड सो ऑन। So this is the similar example of wave. Wave also happens in the same way. You create a different disturbance at one point, and that disturbance travels from one point to another and another. Okay. In this form, you can say that disturbance is nothing but the energy. एक energy एक point से दूसरी energy दूसरे point तक पहुंचती है in the form of disturbances, and that is called wave. अब वेव को हम बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। वन इज मैकेनिकल वेव एंड अदर इज ईएम वेव्स। मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या हुआ? ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, सच वेव्स आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कौन सी हो गई? ऐसी वेव्स जिनको ट्रैवल करने के लिए आपको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, एंड ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स। और दूसरी टाइप की जो वेव हुई जिनमें आपको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वैक्यूम में भी वो ट्रैवल कर सकती हैं, ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या ईएम वेव्स। आप चाहो तो साथ साथ लिखते जाओ, ऐसे बाइफरकेट करते चले जाओ। वेव्स, डिस्टर्बेंसेस, ट्रैवलिंग ऑफ डिस्टर्बेंस या ट्रैवलिंग ऑफ एनर्जी, 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिसको हम बोलते हैं ईएम वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स, जिनको हम बोलते हैं ईएम वेव्स, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स दे रिक्वायर मीडियम फॉर द प्रोपगेशन। इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकते। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, साउंड वेव्स, वेव्स इन स्ट्रिंग, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल हैं। आप वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, ध्यान रखें, क्योंकि साउंड
वेव एक मैकेनिकल वेव है, उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ईएम वेव जो होती है वो कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दे कैन ट्रैवल इन वैक्यूम एज वेल। ठीक है, जैसे लाइट हो गया, लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ ईएम वेव, राइट, नॉन मैकेनिकल वेव। हमारे इस चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं मैकेनिकल वेव्स। ईएम वेव्स के लिए अलग से चैप्टर आता है, 12th में पढ़ा जाता है, 12th के पोर्शन में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे, हम बात करने वाले मैकेनिकल वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, ये सारी चीजें आप ऐसे बाइफरकेट अपनी कॉपी में करते चले जाइए, लिखते चले जाइए, मैं सबके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको देता जा रहा हूँ। ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसफर वेव्स का मतलब क्या हो गया सर? वेव्स जिसमें जो वेव का डायरेक्शन है, पार्टिकल का ऑसिलेशन का डायरेक्शन। देखिए, अब हम जो मैकेनिकल वेव पढ़ने वाले हैं, मैकेनिकल वेव में क्या होगा, मीडियम पार्टिकल्स ऑसिलेट करेंगे। ऑसिलेट कौन से करेंगे? एसएचएम करेंगे। अगर वो पार्टिकल ऑसिलेशन कैसा है, एसएचएम है, तो हम उनको एसएचएम वेव बोल देंगे, क्योंकि हम इस चैप्टर में से एसएचएम वेव्स के बारे में ही बात करते हैं। तो ढेर सारे पार्टिकल होंगे, ढेर सारे एसएचएम होंगे। अभी हमने एक पार्टिकल का एसएचएम पढ़ा था, अब सारे पार्टिकल का एसएचएम एक साथ पढ़ोगे तो वो वेव बन जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ट्रांसफर वेव्स आर द वेव्स विद in which particles oscillate in one direction or wave travel in another direction and both are perpendicular to each other. फिर से समझना, the particle oscillation is in one direction and the wave travel in another direction and that is perpendicular to the particle motion. अगर पार्टिकल इस तरीके से मोशन कर रहा है तो वेव इस डायरेक्शन में जा रही होगी, वेव की डायरेक्शन ऐसी होगी। तो पार्टिकल मोशन और वेव मोशन दोनों कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप पूछ लेना, और मैं जैसा जैसा बोलता जा रहा हूँ आप अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए साथ साथ जैसा मैं बोल रहा हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अगर ट्रांसफर वेव के एग्जांपल हम बोलेंगे स्ट्रिंग वेव इन अ स्ट्रिंग। अगर आप स्ट्रिंग को एक टाइट स्ट्रिंग लो, उसको बीच में से आप छेड़ते हो तो आपको देखेंगे कि सर वेव के पार्टिकल कैसे मूव करेंगे। इधर आपने छेड़ा एक जगह पे, लेकिन जो वेव है, डिस्टर्बेंस है, वो पूरी स्ट्रिंग में फैल जाती है। मतलब वेव का जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है और पार्टिकल ऑसिलेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, सो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो स्ट्रिंग वेव जो होती है वो एग्जांपल होती है ट्रांसफर वेव्स की। मैंने कहा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर हम बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं सर? जिसमें पार्टिकल मोशन इज इन वन डायरेक्शन and the wave motion is also in the same direction. It means the wave motion and the particle motion is along the same line. ठीक है, ऐसे मोशन को हम या ऐसी वेव को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैंने कहा एग्जांपल की अगर हम बात करें, साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, तो ये दो बेसिक बातें हो गई। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले ट्रांसफर वेव की इक्वेशन की बात करेंगे। सिमिलर इक्वेशन आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव में भी आती है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर हम स्ट्रिंग वेव की बात करेंगे और साउंड वेव की बात करेंगे। एंड सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके ऑर्गन पाइप से। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गन पाइप और डॉपलर इफेक्ट। ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, और मैक्सिमम टाइम ऑर्गन पाइप से तो ये मान लो कि हर साल लगभग ऑर्गन पाइप से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ऑर्गन पाइप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, इनसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट भी आने चाहिए, तभी जाके आप ऑर्गन पाइप को समझ पाएंगे, अदरवाइज आप ऑर्गन पाइप और डॉपलर इफेक्ट को नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को हम आज स्टार्ट नहीं करते क्योंकि आपका परसों टेस्ट भी है, तो अननेसेसरली अपन 5-10 मिनट्स में अगर कोई नया चैप्टर चालू भी करेंगे तो इट डजंट मेक एनी सेंस। आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर इस क्लास को आज को फिर हम यहीं पे खत्म करेंगे। एनी डाउट्स? नो? अच्छा, चलो, तो फिर क्योंकि आपको परसों टेस्ट भी है, मैं आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा देता हूँ आज की क्लास के। ठीक है, नया चैप्टर को नया स्टार्ट, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू एवरीवन देन। थैंक यू सो मच सर।